हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल एविएटर। अभी तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा है कि एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेशन के 5 फेजेस है। उसमें से हमारा अभी तक प्री एप्लीकेशन फेज तक कंप्लीट हो चुका है। अभी हम स्टार्ट करते हैं सेकंड फेज, दैट इज द फॉर्मल एप्लीकेशन फेज। अब जब फर्स्ट फेज कंप्लीट हो जाएगा, दैट इज प्री एप्लीकेशन फेज में एप्लीकेंट डीजीसी के साथ में एक मीटिंग होगी। उसमें प्री एप्लीकेशन मीटिंग होगी कि कैसे अप्लाई करना है, कौन कौन से सीआर एप्लीकेबल रहेंगे, व्हाट दिस प्रोसीजर। अब इसके बाद में अगर अप्लीकेंट इसके आगे प्रोसीड करना चाहता है, देन अप्लीकेंट को क्या करना पड़ेगा, एक कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा टीजीसी को अलोंग विद द रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड फीस एप्लीकेबल फॉर द एओसी। अब इनिशियल एओसी अगर आपको चाहिए तो उसके लिए जो फीस है दैट इज द 20 लाख रुपीज़ फीस एप्लीकेबल है, एंड फॉर द रिन्यूअल 10 लाख रुपीज़ फीस एप्लीकेबल है। और जो रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स है रिक्वायर्ड फॉर द एओसी, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी उन्हें क्या करने पड़ेंगे, प्रिपेयर करके सबमिट करने पड़ेंगे डीजीसी को अलोंग विद द एप्लीकेशन। और ये जब सबमिट करेंगे, एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, तो अब ये प्रोसेस स्टार्ट होगी फॉर्मल एप्लीकेशन फेज। ओके। अब इसके बाद में जैसे ही आपने फॉर्मल एप्लीकेशन फेज में आपने अपना एप्लीकेशन डीजीसी को सबमिट किया, देन डीजीसी क्या करेंगे, आपने जो भी एप्लीकेशन सबमिट किया है उसको असेस करेंगे। ठीक है, असेसमेंट कैरी आउट करेंगे और उसके बाद में एप्लीकेंट को फॉर्मल एप्लीकेशन मीटिंग के लिए कॉल करेंगे, इनवाइट करेंगे, और उसके बाद में सर्टिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगी एप्लीकेंट की। तो फॉर्मल एप्लीकेशन फेज में कुछ नहीं, सिर्फ आपको एप्लीकेशन जो है डीजीसी को सबमिट करना है अलोंग विद द फीस एंड रिलीवेंट डॉक्यूमेंट्स एप्लीकेबल फॉर द एओसी। उसके बाद में आपकी फॉर्मल एप्लीकेशन फेज स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद में जब आप डीजीसी को सबमिट करोगे, देन डीजीसी विल स्टार्ट द फॉर्मल असेसमेंट ऑफ द एप्लीकेशन प्रपोजल। और उसके बाद में जो भी एप्लीकेंट है उनको इनविटेशन दिया जाएगा, इनवाइट किया जाएगा मीटिंग के लिए, और जो भी सर्टिफिकेशन प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग उसके रिगार्डिंग ऑपरेटर की या एप्लीकेंट की मीटिंग होगी डीजीसी के साथ में। अब इसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं फॉर्मल एप्लीकेशन फेज में, वो डॉक्यूमेंट का इवैल्यूएशन होगा, वो डॉक्यूमेंट चेक होंगे, वो होंगे आपके डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन फेज, दैट इज द थर्ड फेज ऑफ द एओसी। अब इस फेज में जो भी डीजीसी ऑफिसर्स, डीजीसी इंस्पेक्टर्स है, वो क्या करेंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए अलोंग विथ योर एप्लीकेशन, वो सभी डॉक्यूमेंट्स वो चेक करेंगे, इंस्पेक्ट करेंगे कि वो डॉक्यूमेंट सही है कि नहीं है। आपने एज पर द प्रोसीजर, एज पर द फॉर्मेट गिवन इन द एप्लीकेबल रेगुलेशंस ऑफ द डीजीसी और एयरवर्दीनेस अथॉरिटी, तो उसके अकॉर्डिंगली आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर किए कि नहीं, उसमें कुछ कमी है कि नहीं। अगर उसमें कुछ डिफिशियंसी है, नॉन कंप्लायंस है, देन डीजीसी ऑफिसर्स और डीजीसी इंस्पेक्टर्स विल कॉल द ऑपरेटर्स और एप्लीकेंट टू चेंज द दैट डॉक्यूमेंट और टू चेंज द प्रोसीजर इन द डॉक्यूमेंट्स। अब इसके बाद में लीज एग्रीमेंट, सपोज एयरक्राफ्ट जो भी ऑपरेटर है या जो भी एप्लीकेंट है वो एयर का परचेस नहीं करना चाहता, लीज पे लेना चाहता है, देन उस ऑपरेटर को लीज एग्रीमेंट बनाना पड़ेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में जिसका वो एयरक्राफ्ट लेके आ रहा है ऑपरेट करने के लिए। तो जो लीज एग्रीमेंट बनेगा, दैट लीज एग्रीमेंट इज इन अकॉर्डेंस विथ कैप 3200, दैट इज द एयरक्राफ्ट लीजिंग मैनुअल। मीन्स एयरक्राफ्ट आपको लीज पे लेके आना है तो उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करनी है, कैसे आप एयरक्राफ्ट को वहाँ से यहाँ तक लेके आओगे, उसके लिए आपको एयरक्राफ्ट लीज पे लेना है तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है, लीज एग्रीमेंट आप कैसे प्रिपेयर करोगे, उसकी सभी प्रोसेस दी है कैप 3200, दैट इज द एयरक्राफ्ट लीजिंग मैनुअल में। और उसमें से आपका लीज एग्रीमेंट उसके अकॉर्डिंगली बनाना है आपको, तो आपको वो लीज एग्रीमेंट भी सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद में मैनुअल सबमिट करने पड़ेंगे, लेकिन मैनुअल्स देखने से पहले कोई भी मैनुअल का स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, मैनुअल कैसे प्रिपेयर होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग देखते हैं। अब सबसे पहले आता है रेफरेंस नंबर। अभी कोई भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करोगे तो उसका एक रेफरेंस नंबर है। जैसे मान लो आप सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आपका डॉक्यूमेंट है ये आइडेंटिफाई कैसे होगा,
ठीक है। तो आपका डॉक्यूमेंट आइडेंटिफाई होने के लिए पर्टिकुलर रेफरेंस नंबर होगा आपके डॉक्यूमेंट का, वो रेफरेंस नंबर आपको देना पड़ेगा जब भी मैनुअल प्रिपेयर करेंगे आप। क्योंकि बहुत सारे मैनुअल है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑर्गेनाइजेशन के बाद में ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत सारे लेटर्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे मैनुअल्स डीजीसीए को सबमिट करेंगे, या उसके खुद के बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे। तो उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, सपोज ऑपरेशन मैनुअल है और एक ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर का ऑपरेशन मैनुअल आइडेंटिफाई होने के लिए कुछ रेफरेंस नंबर होना चाहिए, तो वो रेफरेंस नंबर देना पड़ेगा। सेकंड, आपका जो भी अप्लीकेंट है उनका लोगो या ट्रेडमार्क होना चाहिए। उसके बाद में टाइटल ऑफ द मैनुअल या फिर डॉक्यूमेंट, कोई कौन सा मैनुअल है, कौन सा डॉक्यूमेंट है, उसका टाइटल देना पड़ेगा। उसके बाद में एडिशन नंबर एंड ईयर ऑफ द एडिशन, वो भी आपको देना पड़ेगा। आप मैनुअल कब प्रिपेयर करो, एडिशन नंबर 1 2 3 4, और ईयर ऑफ द एडिशन, किसमें एडिशन 1 आया, एडिशन 2 आया, वो भी देना पड़ेगा। उसके बाद में टाइटल ऑफ द पर्सन, किसके अंडर वो पर्टिकुलर मैनुअल प्रिपेयर किया गया, प्रिंटेड किया गया, ठीक है। तो उस पर्सन का टाइटल उसमें लिखना पड़ेगा। कंट्रोल नंबर ऑफ द मैनुअल, वो भी आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद में रिकॉर्ड ऑफ रिविजन्स, मान लो एडिशन अभी हुआ, मतलब इनिशियल इश्यूअर्स अभी हुआ, लेकिन उसके बाद में कुछ आप रिवाइज कर रहे हो, तो उसके लिए रिकॉर्ड ऑफ रिविजन्स आपको रखना पड़ेगा। रिवीजन 1 आपने किसके लिए किया है, रिवीजन 2 किसके लिए किया है, किस डेट के लिए किया है, वो माइनर रिवीजन है या मेजर रिवीजन है, ये भी आपको उसमें लिखना पड़ेगा रिकॉर्ड ऑफ रिविजन्स में। उसके बाद में लिस्ट ऑफ इफेक्टिव पेजेस, आपके मैनुअल में 100 पेजेस है, तो 100 पेजेस में आपने जो मैनुअल प्रिपेयर किया है उसमें कौन सा कंटेंट कौन से पेज पे है, दैट इज द लिस्ट ऑफ इफेक्टिव पेजेस। ओके। देन हिस्ट्री ऑफ रिविजन्स, आपका मैनुअल प्रिपेयर हुआ, उसके बाद में अगर 10 बार रिवाइज हुआ है आपका डॉक्यूमेंट, तो उसकी हिस्ट्री उसमें होगी कि अभी तक 10 रिवीजन हुए तो 10 रिवीजन क्यों हुए, क्या रीज़न है, वो होगा। उसके बाद में प्रेम्बल और फॉरवर्ड, ओके। उसके बाद में एब्रीवेशंस, अगर आपने एब्रीवेशंस यूज़ किए तो उसका मीनिंग क्या है, वो एब्रीवेशंस भी आपको लिखने पड़ेंगे। डेफिनेशंस, आपने पर्टिकुलर टर्म यूज़ किया है, अगर एयरक्राफ्ट है, ऑपरेटर है, ऑपरेशन मैनुअल है, और कुछ आपने यूज़ किए वर्ड्स, तो उसके डेफिनेशंस। अब जैसे मान लो मैनुअल आपका 4 पार्ट्स में बना है, 4 चैप्टर्स में या सेक्शंस में बना है, तो उसका सेपरेशन, मतलब चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, या सेक्शन 1 2 3 4, ऐसे आपको सेपरेट करना पड़ेगा। ओके। हीटर है, हेडर है, हेडर आपको बनाना पड़ेगा, एंड फुटर आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। हेडर में कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फुटर में कुछ इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, एंड ऑब्वियसली इंडेक्स भी होना चाहिए आप जो मैनुअल प्रिपेयर करोगे उसका। अब ये तो हो गया मैनुअल का स्टैंडर्ड, मतलब ऐसे मैनुअल प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली जो भी मैनुअल आप प्रिपेयर करेंगे, तो उसके लिए जो भी एप्लीकेबल सीआर है, सिविल एविएशन रिक्वायरमेंट, या एप्लीकेबल रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द डीजीसीए है, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। ये सिर्फ स्टैंडर्ड्स है कि मिनिमम इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअली अभी ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, और जैसे मान लो हम अभी देख रहे हैं एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेशन, तो इस केस में आपको कैप 3100, सेक्शन 3 एयर ट्रांसपोर्ट, कुछ सेक्शन 8 है ऑपरेशन, तो उसमें जो भी सीआर, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लीकेबल है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा। एंड ऑब्वियसली जो भी मैनुअल आप प्रिपेयर करोगे, दैट मैनुअल शुड बी इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली। आप इंग्लिश के अलावा और कोई लैंग्वेज इसमें यूज़ नहीं कर सकते। अब इसके बाद देखते हैं कौन कौन से मैनुअल आपको प्रिपेयर करने हैं। सबसे पहला मैनुअल आता है आपका ऑपरेशन मैनुअल। ऑपरेशन मैनुअल क्या है, ऑपरेशन मैनुअल है कि जो भी आप इंटेंडेड ऑपरेशन है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, आपके एयरक्राफ्ट का, तो उसके बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन रहेगी आपकी ऑपरेशन मैनुअल में, ठीक है। एप्लीकेंट जो भी इंटेंडेड ऑपरेशन है उसका शेड्यूल ऑपरेशन, नॉन शेड्यूल ऑपरेशन, या कौन से एयरक्राफ्ट के साथ में कैसे एयरक्राफ्ट ऑपरेट करेंगे, तो ऑपरेशन के रिगार्डिंग जितनी भी प्रोसीजर्स है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है डिस्क्रिप्टिव वे में, वो रहेगी आपकी ऑपरेशन मैनुअल में। अब उसके लिए ऑपरेशन मैनुअल में कौन से टॉपिक रहेंगे, क्या क्या इंफॉर्मेशन रहेगी, इसके लिए आपको देखना पड़ेगा सीआर सेक्शन 8, दैट इज द ऑपरेशन पार्ट 7। ओके। उसमें जो टॉपिक दिए हैं वही टॉपिक आपके ऑपरेशन मैनुअल में होंगे, और उसके अकॉर्डिंगली आपको ऑपरेशन मैनुअल बनाना पड़ेगा। और ऑपरेशन मैनुअल को कंपाइल करने के लिए जो गाइडेंस है, दैट गाइडेंस इज गिवन इन कैप 8100, दैट इज द प्रिपरेशन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ द ऑपरेशंस मैनुअल।
अब इसके बाद आता है एरोप्लेन फ्लाइट मैनुअल। अब फ्लाइट मैनुअल में क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी? सबसे पहले तो रहेगा आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ द एयरक्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद में ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रहेगी, ठीक है। लिमिटेशंस रहेंगे एयरक्राफ्ट के, एयरक्राफ्ट परफॉर्मेंस रहेगा, ठीक है। एयरक्राफ्ट के लोडिंग कैसे कैसे डिवाइड किए वो रहेगी। मान लो अभी जैसे एयरक्राफ्ट का ऑयल प्रेशर, नॉर्मल ऑयल प्रेशर इतना होना चाहिए, एक्सट्रीम कंडीशन में ऑयल प्रेशर इतना होता है, मैक्सिमम ऑयल प्रेशर ये सब है, इतना होता है, सो एंड सो होता है। तो ये लिमिटेशंस हो गया है। एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कैसे करना है आपको, नॉर्मली अगर कुछ इंसिडेंट होता है या कुछ इमरजेंसी सिचुएशन में एयरक्राफ्ट को कैसे ऑपरेट करना है, तो ये ऑपरेटिंग प्रोसीजर भी रहेगी आपकी एरोप्लेन फ्लाइट मैनुअल में। उसके बाद में परफॉर्मेंस है, लोडिंग है, और इसके बाद लास्ट में है स्पेशल एंड ऑप्शनल इक्विपमेंट कोई है तो उसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, डिटेल्स है, दैट डिटेल्स और इन्फॉर्मेशन इज कंटेंट इन एरोप्लेन फ्लाइट मैनुअल, एयरप्लेन फ्लाइट मैनुअल। अब इसके बाद में आता है आपका रूट मैनुअल। ये जो रूट मैनुअल है इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रहेगी? इसमें इन्फॉर्मेशन रहती है कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ के बारे में, नेविगेशन एड्स के बारे में, एरोड्रोम्स के बारे में, इंस्ट्रूमेंट अप्रोचेस, इंस्ट्रूमेंट अराइवल्स एंड इंस्ट्रूमेंट डिपार्चर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन रहेगी। जो भी आप एयरक्राफ्ट का ऑपरेशन करने जा रहे हो उसके लिए क्या क्या कम्युनिकेशन फैसिलिटीज चाहिए, क्या एरोड्रोम की में फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन रहेगी रूट मैनुअल में। अब इसके बाद में अगर मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन या जो अप्लीकेंट है उसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जो भी स्टाफ है उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे वो लोग, ठीक है। तो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए आप अपने कोर्स बनाओगे, ट्रेनिंग कोर्स बनाओगे। तो अब इस ट्रेनिंग मैनुअल में क्या रहेगा, आप जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने जा रहे हो उसका सिलेबस क्या है, ओके। उसके बाद में आप ट्रेनिंग प्रोवाइड करने जा रहे हो तो ट्रेनिंग के लिए आप कौन कौन से इक्विपमेंट यूज़ करोगे, कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आप यूज़ करोगे। उसके बाद में ट्रेनिंग आपकी कौन से लोकेशन पे होगी, दैट इज द प्लेस ऑफ द ट्रेनिंग। उसके बाद में आप ट्रेनिंग देने जा रहे हो तो आपके पास जो इंस्ट्रक्टर्स है, ट्रेनर्स है, उनका क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और उसके बाद जो भी ट्रेनिंग अटेंडीज है, ठीक है, ट्रेनीज है, उनकी इवैल्यूएशन मेथड क्या रहेगी और उसका रिकॉर्ड आप कितने दिनों तक रखोगे, रिकॉर्ड की क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन आपकी रहेगी ट्रेनिंग मैनुअल्स में। इसके लिए आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम भी बनाना पड़ेगा और आपके पास में प्रॉपरली क्वालिफाइड पर्सनल अवेलेबल होने चाहिए ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद आता है डेंजरस गुड्स मैनुअल। डेंजरस गुड्स मैनुअल जो है, कमर्शियल ऑपरेटर्स क्या है उनको एक डेंजरस गुड्स मैनुअल बनाना पड़ेगा। अभी मान लो आपकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डेंजरस गुड्स मैनुअल ट्रांसफ़र करने वाले है या ट्रांसपोर्ट उनका करने वाले है, ठीक है। तो उसके लिए डेंजरस गुड्स को आपको कैसे हैंडल करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो भी आपके ऑपरेशन पर्सन है उनको इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ठीक है। उसको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि डेंजरस गुड्स को कैसे हैंडल करना है। तो उनको गाइड करने के लिए आपको डेंजरस गुड्स मैनुअल प्रिपेयर करना पड़ेगा कि डेंजरस गुड्स को कैसे हैंडल करना है, कैसे उनको उनका ट्रांसपोर्ट करना है। इसके लिए जो मैनुअल है दैट इज द डेंजरस गुड्स मैनुअल। अब इसके बाद जो आता है मेंटेनेंस कंट्रोल मैनुअल, ओके। मेंटेनेंस कंट्रोल मैनुअल इज नथिंग बट द कंटिन्यूड एयरवर्दीनेस मैनेजमेंट एक्सपोजिशन। दिस इज द प्रोसीजर डॉक्यूमेंट और एक्सपोजिशन ऑफ द CRM ऑर्गेनाइजेशन, ओके। अब ये जो मेंटेनेंस कंट्रोल मैनुअल है इसमें क्या क्या रहेगा, एयरक्राफ्ट को हमेशा कंटिन्यू एयरवर्दीनेस स्टेट में और एयरवर्दी स्टेट में रखने के लिए जो भी प्रोसीजर है वो प्रोसीजर रहेगी आपकी मेंटेनेंस कंट्रोल मैनुअल में या कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस मैनेजमेंट एक्सपोजिशन में, ठीक है। ये मैनुअल आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा कि आप कैसे एयरक्राफ्ट, हमेशा आपका एयरक्राफ्ट कंटिन्यूइंग एयरवर्दीनेस स्टेट में है ये इंश्योर कैसे करोगे, उसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो करोगे, क्या प्रोसीजर है, उसके लिए एक आपको एक मैनुअल बनाना पड़ेगा और वो मैनुअल आपका DGCA से, दैट इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ आवर कंट्री, उनसे अप्रूव्ड होगा। उसके बारे में सिक्योरिटी मैनुअल भी आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन सिक्योरिटी मैनुअल जो अप्रूव्ड होगा वो होगा BCAS, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी से। एंड उसके बाद आपको सेफ्टी एंड इमरजेंसी प्रोसीजर मैनुअल भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिनमें क्या रहेगा, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रहेगी रिगार्डिंग द इमरजेंसी प्रोसीजर्स, रिगार्डिंग एयरक्राफ्ट सेफ्टी प्रोसीजर्स, ओके। तो जो भी फ्लाइट ऑपरेशन में पर्सनल इन्वॉल्व है उनके लिए इमरजेंसी प्रोसीजर में वो कैसे रिएक्ट करेंगे, सेफ्टी प्रोसीजर कैसे फॉलो करनी है, इसकी इंफॉर्मेशन रहेगी सेफ्टी एंड इमरजेंसी प्रोसीजर्स मैनुअल में। उसके बाद आता है ग्राउंड हैंडलिंग प्रोसीजर मैनुअल, ओके। अब ग्राउंड हैंडलिंग फंक्शन
किसका है, ग्राउंड हैंडलिंग में कौन कैसे काम करेगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, ये कहीं ना कहीं पे रिटर्न में होगी। वो होगी आपकी ग्राउंड हैंडलिंग प्रोसीजर मैनुअल में। ओके। उसके बाद में फ्लाइट सेफ्टी मैनुअल प्रिपेयर करना पड़ेगा। इस फ्लाइट सेफ्टी मैनुअल में कंपनी की सेफ्टी पॉलिसीज़ क्या है, फ्लाइट सेफ्टी अवेयरनेस एंड एक्सीडेंट इंसिडेंट प्रिवेंशन प्रोग्राम जो है वो रहेगा आपका फ्लाइट सेफ्टी मैनुअल में, और इसीलिए ये ऑपरेटर को प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसके बाद एसएमएस प्रोग्राम, ऑपरेटर को क्या है, एक सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है। अब इसके लिए क्या है, इकाओ ने एनेक्शन 19 बनाया सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम। उसके बाद में जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है उन्होंने एज पर दी इकाओ स्टैंडर्ड अपना स्टेट सेफ्टी प्रोग्राम बनाते हैं, और उसके अकॉर्डिंगली जो ऑपरेटर है अप्लीकेंट है उनको एसएमएस प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम प्रोग्राम। और उसके लिए एसएमएस मैनुअल भी बनता है, सेफ्टी मैनेजर होता है ऑर्गेनाइजेशन में, और ये इसकी जो प्रोसीजर है दैट इज गिवन इन सेक्शन 1 सीरीज सी पार्ट 1। उसके बाद में फ्लाइट सेफ्टी डॉक्यूमेंट सिस्टम। उसके बाद फ्लाइट सेफ्टी डॉक्यूमेंट सिस्टम, इसमें क्या रहेंगे, सेफ्टी रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो ऑपरेटर पब्लिश करेगा इन व्यू ऑफ द गाइडिंग द यूजर्स टू एस्टैब्लिश सेफ्टी इन द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके बाद है पैसेंजर सेफ्टी ब्रीफिंग कार्ड। अगर आप एयरक्राफ्ट में फ्लाई कर रहे हो तो हर एक सीट के पीछे पैसेंजर सेफ्टी ब्रीफिंग कार्ड होता है, जिसमें पिक्टोरियल फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है कि आपको जैकेट कैसे, सेफ्टी जैकेट है, लाइफ जैकेट है, वो कैसे पहनना है, उसमें उसका यूज़ कैसे करना है, इन एनी इमरजेंसी की सिचुएशन आपको कैसे रिएक्ट करना है, इमरजेंसी पाथ कैसे फॉलो करना है, इमरजेंसी डोर कहाँ पे रहेंगे। ठीक है। तो इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन रहेगी दैट इन्फॉर्मेशन रहेगी पैसेंजर सेफ्टी ब्रीफिंग कार्ड में। ठीक है। उसके बाद में मिनिमम इक्विपमेंट लिस्ट दैट इज इन अकॉर्डेंस विद द सीरीज बी पार्ट 1 सेक्शन 2 ऑफ द CAR। ठीक है। ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द MEL on based on the MMEL and that shall be submit to the DGCA regional airworthiness office for approval। उसके बाद में ऑपरेटर जो भी जिनका भी AOC इशू होगा DGCA से, उनको क्या है, स्टैटिस्टिकल रिटर्न्स भी बनाना पड़ेगा और वो सबमिट करना पड़ेगा DGCA को ऑन अ रेगुलर बेसिस। उसके बाद एयरक्राफ्ट आप को इंडिया में इंपोर्ट करना है तो उसके लिए परमिशन चाहिए, एंड दैट परमिशन इज गिवन बाय एयर ट्रांसपोर्ट डायरेक्टरेट ऑफिस ऑफ द DGCA। ओके। एंड ऑब्वियसली ये जो परमिशन आपको DGCA इशू करता है डेट विल बी सब्जेक्ट टू द प्रिपरेशन एंड सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड टू ग्रांट ऑफ AOC एंड देयर अप्रूवल और एक्सेप्टेंस बाय DGCA। आपने जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किए और सबमिट किए हैं वो डॉक्यूमेंट आपने सही तरीके से किए कि नहीं, और वो डॉक्यूमेंट DGCA एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, उनका अप्रूवल मिल रहा है कि नहीं, उसके अकॉर्डिंगली आपको एयरक्राफ्ट इंडिया में इंपोर्ट करने की परमिशन मिलेगी। अभी अभी जो इसके बाद के जो फेजेस है वो पेजेस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।